गुड इवनिंग सभी को। तो अपन आज एक सॉल्यूशन करने वाले हैं। BLIS 01 लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। ये एग्ज़ाम कराता है VMOU। ये VMOU के द्वारा एग्ज़ाम किया है, जो जून 2024 में हुआ है एग्ज़ाम। ठीक है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एग्ज़ामिनेशन, इसके लिए एग्ज़ाम हुआ है और अपन इसका सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे, सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए तो आपको लाइक भी करना है। तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। अपना जैसे पेपर का नाम है लाइब्रेरियन सोसाइटी, तो इसके जो पुस्तकालय और समाज है इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आएंगे अपने। तो चलते हैं आगे ना। ये ऑफिशियल पेपर है, मैंने वेबसाइट से उठाया है, जून 2024 का। और लगभग जो PYQ होते हैं वही रिपीट होते हैं और हर बार एग्ज़ाम में PYQ ही वापस पूछ लिए जाते हैं। 3 घंटे का टाइम मिलता है पेपर को करने के लिए, लिखने के लिए, और 70 मार्क्स अपने को इस पेपर से मिलते हैं। फिर बचे हुए जो 30 मार्क्स हैं वो आपके असाइनमेंट के होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का हर एक एक पेपर होता है। ये 01 का है, BLIS लाइब्रेरियन सोसाइटी। कुल मिला के इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ABC। जो A सेक्शन है उसमें 7 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के 2 नंबर। तो 14 मार्क्स का हो गया A सेक्शन। और मैक्सिमम इन्होंने वर्ड लिमिट दे रखी है सेंटेंस की 30 वर्ड की। ठीक है। फिर चलते हैं सेक्शन B पे। B में 4 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन का 7 नंबर मिलेगा। टोटल हो गया 28 मार्क्स का B सेक्शन हो गया, जो शॉर्ट आंसर टाइप है। और उसमें शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड कि भाई 200 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखने, 200 अधिकतम शब्दों की जो सीमा है वो रख दी इन्होंने। ठीक है। फिर चलते हैं C पे। ये रहा C सेक्शन है, लॉन्ग आंसर टाइप है, जो कि 2 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के 14 नंबर, तो 28 नंबर का ये सेक्शन हो गया। और इन्होंने इसमें मैक्सिमम लिमिट दे रखी है 500 वर्ड की। इसे अपन कम भी लिख सकते हैं और इतने जो दे रखे हैं वर्ड वहाँ तक लिख सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं ए सेक्शन के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कि भाई नालंदा की जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थी उसका क्या नाम था। ठीक है। ये जो PDF है ना, जो जो आपको भी दिख रही है, ये PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि आप डिस्क्रिप्शन या जो पिन कमेंट होगा ना उसमें आप जाओगे तो एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, उसको आप ओपन करके और डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। इसमें आंसर भी सारे गिवन है। ठीक है। तो नालंदा, नेम ऑफ द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो उसका नाम था धर्मगंज। ठीक है। उस लाइब्रेरी का क्या नाम था? धर्मगंज। नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाज नोन एज धर्मगंज। ठीक है। ये लिखा धर्मगंज। इट कंसिस्ट 3 बिल्डिंग, इसमें 3 बिल्डिंग थी। एक तो थी रत्न सागर, एक थी रत्नोदधि, एक थी रत्न रंजका। ठीक है। रत्न सागर, रत्नोदि और रत्न रंजक, ये इसमें 3 बिल्डिंग थी। और जो मेन जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय, उसका धर्मगंज नाम था। ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वैसे क्वेश्चन का नंबर 1 है, इसका पार्ट 2 है वैसे। राइट द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन इनफॉर्मल एजुकेशन। भाई लाइब्रेरी का क्या रोल है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर में? इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जो घर पे होती है और होती है ना, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल होती है जो स्कूल में होती है ना, स्कूली शिक्षा, उसको फॉर्मल बोलते हैं अपन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के रोल बताने लाइब्रेरी। लाइब्रेरी किस तरह रोल अदा करती है ना इनफॉर्मल एजुकेशन में? तो लाइब्रेरी एक्ट एज सेल्फ लर्निंग सेंटर। देखो पहली बात तो सेल्फ लर्निंग सेंटर होता है ये, कि वहाँ पे आप खुद जाके खुद ही सीख सकते हो। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है तो उसमें खुद जाके खुद सीखो। सेल्फ लर्निंग सेंटर की तरह एक्ट करती हैं फॉर पीपल आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल, जो फॉर्मल स्कूलिंग से बाहर है उनके लिए। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे मटेरियल हो गए लाइब्रेरी में, अलग अलग एकेडमिक बुक हो गई, कुछ पढ़ने के लिए अपन कुछ भी मटेरियल जाके लाइब्रेरी से एक्वायर कर सकते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। लिटरेसी डेवलपमेंट, ठीक है, कि भाई अपना अ, जो शिक्षा का स्तर है ना उसको बढ़ाता है। फ्री एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, दूसरा फ्री एक्सेस देता है इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आप जाके किताब पढ़ सकते हो, आपके कोई चार्ज थोड़ी लगते हैं लाइब्रेरी में। एक मिनिमल जो कुछ फीस होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह की वो होती है, बाकी फ्री एक्सेस होता है ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन का।
तो ये लाइब्रेरी का रोल होता है इन फॉर्मल एजुकेशन, कि आप घर पे शिक्षा कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, और अगर आपने कॉलेज भी स्कूल भी पास कर लिया उसके बाद में आप अगर खुद पढ़ रहे हो तो बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। आप इसमें पूरा एकदम एग्जाम्पल और लिख सकते हो, मैंने मेन मेन पॉइंट इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी आप इसमें जो अदर पॉइंट है ना वो भी इंक्लूड कर सकते हो। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सह शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, और जो कि आजीवन शिक्षण, इसलिए को यहाँ पे लिख रखा है समग्र साक्षरता विकास, ठीक है। ये हिंदी वाले जिनको है तो हिंदी वाले रीड कर लेना, ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज़ गिवन लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप। भाई किसने लॉज ऑफ लाइब्रेरियनशिप दिए, ठीक है। लाइब्रेरियनशिप के नियम जो लॉ है ना वो किसने दिए, वो दिए थे अपने डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, जो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है ना लाइब्रेरी साइंस में इंडिया में, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, इनको लाइब्रेरी साइंस का पिता भी कहते हैं जो इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको भी मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ साथ साथ ही, कि एक तो इन्हें जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया है वो उपाधि कब दी गई, उसकी अगर कोई डेट वेट किसी को पता है तो वो कमेंट में बताएगा कब दी गई। दूसरा, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर नॉर्मल पूछूँ मैं विदाउट इंडिया मतलब वर्ल्ड का पूछूँ, कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वर्ल्ड या फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ओनली, तो वो कौन है। इंडिया में तो पता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्मुलेट द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिनको अपन लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप बोलते हैं, इन 1928, पब्लिश्ड इन 1931। 1928 में इन्होंने इनको क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था, और पब्लिश कब किया, 1931 के अंदर, ठीक है। फॉर्मुलेट मतलब उन्होंने लिख लिया था, विचार पे काम कर लिया था, उन्होंने बना लिए थे, और पब्लिश किए थे 1931 के अंदर, बुक के अंदर, ठीक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो इनकी बुक आई थी वो। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन पीआर एक्टिविटीज़ इन लाइब्रेरी, कि भाई पीआर एक्टिविटी को डिफाइन करो लाइब्रेरी के अंदर, ये क्वेश्चन अपना। पीआर क्या होता है, पीआर का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेशन। अभी आ जाएगा क्वेश्चन, ये रहा, इसका आंसर रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हो। डिफाइन पीआर, जो पीआर को बोलते हैं अपन पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज़ इन लाइब्रेरी। पीआर एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन बिल्डिंग ए पॉजिटिव इमेज ऑफ लाइब्रेरी, क्या पॉजिटिव इमेज ऑफ लाइब्रेरी, एंड प्रमोटिंग इट्स सर्विस टू द कम्युनिटी थ्रू न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया और एग्जीबिशन। मतलब पीआर का मतलब क्या होता है, पीआर का मतलब होता है कि भाई खुद की जो इमेज है ना, पॉजिटिव इमेज बनाना किसी के सामने, उसको अपन बोलते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशन, कि आपके पब्लिक के साथ कैसे रिलेशन है। जैसे अलग अलग कोई भी एक्टर हैं या फिर कोई हाँ सेलिब्रिटी हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, अपनी पीआर टीम्स हायर करते हैं, उनके पास 10 15 20 जनों की टीम होती है, पीआर टीम। वो जैसे ही उनकी मूवी आने वाली होती है, जैसे मान लो अभी कोई मूवी नई लॉन्च हुई है, मान लो लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि मान लो धुरंधर मूवी लॉन्च हुई है अभी, है ना, तो उसका जो जितने भी एक्टर है ना वो सारे अपनी पीआर टीम होती है, उनको काम देते हैं कि भाई इस मूवी के अंदर से क्लिप निकाल के उनके एडिट बना बना के, या उनकी कोई आते जाते की फ़ोटो वीडियोग्राफी, जो पेड कैमरा पर्सन होते हैं उन्हें पैसे दे के, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ वो करते हैं, पार्टिसिपेट भी लेते हैं। उसी के आसपास वो कहीं दान देने भी जाते हैं। उन सब की फिर वीडियोज़ क्या होती है, इंटरनेट पे आती है, उनकी एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है दूसरों के सामने। तो देखते हैं कि भाई इनकी मूवी तो देखनी पड़ेगी, ये तो मेरे फेवरेट एक्टर हैं, ऐसे वैसे करके, है ना, फिर लोग देखने जाते हैं मूवी। ओवरऑल मूवी देखने का उनका मोटिव होता है, और वो कैसे फेमस हो सके। तो ये पीआर एक्टिविटी लाइब्रेरी के लिए कैसे यूज़फुल होगी, कि भाई लाइब्रेरी को अगर अपन प्रमोट करें उनकी सर्विसेज को, तो क्या होगा, कम्युनिटी को फ़ायदा मिलेगा। और वो प्रमोट किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो न्यूज़ लेटर से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, और एग्जीबिशन से, कि भी न्यूज़ लेटर प्रोवाइड करा दिया ना, अलग अलग जगह बांट दिए, कोई पत्रिकाएं, कुछ कुछ छोटे मोटे कुछ कार्ड वगैरह दे दिए ना सबको, पब्लिक के अंदर बीच अलग अलग कॉलोनीज या फिर जगह बांट दिए। दूसरा, सोशल मीडिया, कि अपन एक लाइब्रेरी का कोई हैंडल बना दिया ना, कोई पेज बना दिया, उस पर उसकी बुकें या अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तीसरा है एग्जीबिशन, कि अपन बुकों की एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगा दी, तो वो हो गया। नीचे हिंदी में भी लिखा है, ठीक है, पढ़ना हो पढ़ लेना हिंदी में। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। देखो ये उससे पीछे वाले एग्जाम में भी आया था, उससे पीछे वाले में भी आया था शायद, 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है, और ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, आ जाते हैं आगे पीछे घूम घूम के। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको इसका जो फाउंडेशन कब रखी गई थी ना, कब बना था ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया। पहला तो दिया था फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वर्ल्ड कौन है, और दूसरा है कि यूनेस्को की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, और तीसरा इसका हेडक्वार्टर चलो मैं बता देता हूँ, इसका पेरिस में है। ठीक है, इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, सॉरी वो कब बना था ये मेरे को ईयर ज़रूर बताना है इसकी, किसी को पता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IASLIC आइसलिक। ठीक है, आइसलिक के ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि भाई क्या क्या उसके उद्देश्य हैं आइसलिक के। पहले तो आइसलिक की फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आइसलिक स्टेब्लिश इन 1955 टू प्रमोट स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। देखो इन इंडिया प्रमोट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, तो एक तो पहले आइसलिक बना कब था, ये बना था एस्टेब्लिश इन 1955। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। तो अपन आइसलिक की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। आइसलिक की फुल फॉर्म होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या होती है? इंडियन मैं बोल देता हूँ, नीचे लिखी हुई मिल जाएगी अपने को, और नीचे इंक्लूड कर दूंगा वैसे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि बना था 1955 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना स्पेशल लाइब्रेरी को प्रमोट करना, एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया, एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कि भाई अलग अलग टाइप के जो स्पेशल लाइब्रेरी हैं उनको प्रमोट करना। पहली बात तो स्पेशल लाइब्रेरी होती क्या है? जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फील्ड पे काम करती है, स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है, उन्हीं बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। जैसे लॉयर की अलग होगी, साइंटिस्ट की अलग होगी, ये होती हैं स्पेशल लाइब्रेरीज। उनको, और इन्फॉर्मेशन सेंटर है ना, उनको क्या करना? प्रमोट करना। यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, या हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? तो ये हुआ था 2006 में। अपन कुछ लिस्ट भी देखेंगे नीचे, कुछ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के। ठीक है, ये 2006 में हुआ था, ये आप याद रख लेना, ये क्योंकि रिपीट हो जाता है बार बार। फिर चलते हैं सेक्शन बी के अंदर। पहला क्वेश्चन है अपना कि ब्रीफली एक्सप्लेन लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। कि लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ये अपने आगे राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्ट कब हुआ? 2006 में हुआ। फिर आगे चलते हैं, लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन। देखो, लाइब्रेरी इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। कि भाई ये सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है? क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया जाता है? सोसाइटी के द्वारा। किसके लिए? प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, कि भाई अपना जो नॉलेज है और कल्चर है उसका प्रिजर्वेशन हो जाए, उनको अच्छे से संभाल के रखा जाए। एक तो लाइब्रेरी इसके अंदर काम आती है, जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। इट सर्व्स एज द डेमोक्रेटिक स्पेस वेयर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखो, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कोई भेदभाव ना हो, कि बिना किसी भेदभाव के सभी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाना, ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। तो यही पूछा था अपने को। इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन। देखो, सोशलाइजेशन में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस में हेल्प करता है, मेकिंग इट अ नर्व सेंटर। ठीक है, जो नर्व सेंटर एक अपना क्या बोलेंगे नर्व को? नाड़ी के अंदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको? मतलब नर्व मान लो, नर्व एक टाइप से नसों का एक मान लो सेंटर है बीच का ना, सोसाइटी का, ऐसे मान लो आप, बीच का एक सेंटर है ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ठीक है, फिर चलते हैं बी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा बी सेक्शन। पहला क्वेश्चन तो अपना हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी।
कि भाई स्पेशल लाइब्रेरी के फीचर और फंक्शन बताओ। एक तो अपन ने ऑब्जेक्टिव तो पहले देख लिए थे कि भाई प्रमोट करना होता है स्पेशल इंस्टीट्यूशन और उनको, है ना। अब चलते हैं इनके फंक्शन और फीचर पे। फीचर क्या होता है स्पेशल लाइब्रेरी के, कि सर्व्स एज ए स्पेसिफिक ग्रुप। देखो सर्व्स ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र, कि भाई एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र को सर्व करता है, जैसे साइंटिस्ट लॉयर ईटीसी, ठीक है, डॉक्टर साइंटिस्ट लॉयर हो गया। कोई अलग जैसे मैकेनिक का कोई अलग लाइब्रेरी होगी, या फिर उनको फोकस ऑन नैरो सब्जेक्ट एरिया। नैरो सब्जेक्ट एरिया ना बहुत ही छोटा सब्जेक्ट एरिया, उस पर फोकस करता है ये। और प्रायोरिटाइज इन्फॉर्मेशन ओवर दी बुक्स, कि भाई प्रायोरिटाइज करता है इन्फॉर्मेशन ओवर दी बुक्स। मतलब कोई लॉयर है, साइंटिस्ट है, उसको रिसर्च पेपर चाहिए, उनको नई नई जो खोज हुई हैं उनके बारे में जानना है, उस पर प्रायोरिटाइज करता है। नहीं कि सिर्फ कि उन्हें किताबें देना कि भाई तुम ये कहानी की किताबें पढ़ लो, ठीक है, और इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे कोई नहीं होता स्पेशल लाइब्रेरी में। कि एक तो वो स्पेसिफिक यूज़र ग्रुप के लिए होता है, साइंटिफिक लॉयर, साइंटिस्ट लॉयर और अलग अलग लोगों के लिए, जैसे जो स्पेशल काम कर रहे होते हैं, नहीं कि कोई एक नॉर्मल स्कूल वाली या कॉलेज वाली लाइब्रेरी है। फिर एक ये स्पेसिफिक जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, नैरो सब्जेक्ट एरिया होता है, उस पर फोकस करता है। तीसरा प्रायोरिटाइज करता है इन्फॉर्मेशन और बुक्स। ये तो इसके फीचर हो गए। फिर बात करते हैं फंक्शन की। प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड सर्विस लाइक एसडीआई एंड सीएएस, ठीक है, एंड कंडक्ट लिटरेचर सर्च फॉर रिसर्च। ठीक है, अब समझाता हूँ मैं। एसडीए क्या होता है? एसडीए होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड सीएस होता है करंट अवेयरनेस सर्विस। देखो एसडीए होता है ना जो, वो होता है एक मोर ओवर लाइक पर्सनल सर्विस बोल सकते हैं आप इसको। ये एक थोड़ी पर्सनल टाइप की सर्विस होती है एसडीए, और इसमें फीडबैक भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये दो बातें याद रखना, ठीक है। इसमें फीडबैक वाला भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। दूसरा ये थोड़ी पर्सनल सर्विस होती है सी एस से। अब समझाता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है। सी एस तो हो गया जैसे करंट अवेयरनेस सर्विस की, भाई अभी लाइब्रेरी में ना ये 10 बुक नहीं आई हैं। इसका लाइब्रेरी की एक वेबसाइट है, उस पर एक आरएसएस फीड का एक पेज है, जिसमें न्यूज़ वगैरह या न्यू क्या बोलते हैं बोरोइंग्स या फिर ऐसा कोई सेक्शन है, उसमें ये 10 बुकों के नाम है, ये नई 10 बुक आई हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया क्या, करंट अवेयरनेस सर्विस, कि भाई करंट में ये चल रहा है और आप इन चीज़ों को पढ़ लेना ऐसे करके। फिर एसडीए क्या हुआ? एसडीए हुआ कि आप अलग अलग स्पेसिफिक एक यूज़र की प्रोफाइल है, ठीक है। कोई यूज़र है, जैसे मान लो कि एक कोई साइंटिस्ट है, उसकी क्या है प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल को देखते हुए वो साइंटिस्ट है, उसका इंटरेस्ट क्या है, बोले इसको इंटरेस्ट केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है। अब जो मैथ की उसकी स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट रिलेटेड बुक है वो आई है, या कोई फिजिक्स की उससे रिलेटेड बुक है वो आई है, या कोई केमिस्ट्री की बुक आई, उसका उसे अलग एक ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से एक अलग उसको नोटिफिकेशन जाएगा पर्सनली, उसको बोलते हैं एसडीआई, ठीक है। तो ये हो गया एसडीआई और सीएएस का आपको समझा दिया अब मैंने, इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्या होते हैं। तो ये सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं स्पेशलाइज्ड सर्विस, ठीक है। ये जैसे एसडीए पहले ही स्पेशलाइज्ड होती है, पर और स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करती है स्पेशल लाइब्रेरी में, क्योंकि नाम ही स्पेशल है, तो स्पेशल कुछ तो होगा इसमें। ये जैसे हिंदी में भी लिखा है इसको, ठीक है। अब देख लेना। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। ब्रीफली एक्सप्लेन द फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस। देखो अपन को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है फोर्थ और फिफ्थ लॉ, ऊपर ऊपर से ऐसे मान लो आप। फोर्थ और फिफ्थ लॉ पहले देख लेते हैं। पहले तो बताओ लॉ दिए किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। उनको बोलते हैं अपन क्या, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तीसरी बात, उनकी बुक कब फॉर्मुलेट हुई थी या कब पब्लिश हुई थी, वो बात ऊपर अपन ने देखी थी कि भाई 1928 में उन्होंने बुक को एक टाइप से यहाँ से मान लो लिखा था, ठीक है, फॉर्मुलेट किया था, और 1931 में क्या किया था उन्होंने, पब्लिश किया था। उसी बुक में जैसे लॉ दिए थे उन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें से अपन को फोर्थ और फिफ्थ लॉ के बारे में पूछा है। तो पहले तो फोर्थ लॉ है क्या, सेव द टाइम ऑफ रीडर, ठीक है, सेव द टाइम ऑफ रीडर, कि भाई कैसे भी करके रीडर का टाइम बचाना है। और फिफ्थ लॉ क्या है, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, कि भाई लाइब्रेरी है ना ये एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कोई जीव होता है ना जो बढ़ता रहता है, ठीक है, पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, वैसे एक लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। अब चलते हैं अपन फोर्थ लॉ के जो एक्सप्लेन पे, कि इसको एक्सप्लेन करते हैं। फोकसेस ऑन एफिशिएंसी,
Implication including open access system, proper cataloging and automated services to reduce wasting time. भाई सीधी सी बात है, सेव द टाइम ऑफ रीडर, कि रीडर का क्या बताना है, समय बचाना है अपने को कैसे भी करके, या रीडर का टाइम बचाना है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, ओपन एक्सेस सिस्टम करेंगे कि भाई ओपन एक्सेस हो, कोई भी है कहीं से रैक से कहीं से बुक उठाए, आराम से पढ़े, उसका टाइम बचे। दूसरा कि अपन इसमें जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी जैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, RFID, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं कि भाई अपने आप बुक में RFID टैग लगा है, ID कार्ड पे जो स्टूडेंट का ID कार्ड उस पर टैग लगा है, स्टूडेंट आता है, अंदर जाता है, घुसता है, उसकी एंट्री हो जाती है कि भाई ये वाला स्टूडेंट लाइब्रेरी में घुस गया गेट के थ्रू, फिर उसने बुक उठाई और वापस एग्जिट कर रहा है, उस टाइम उसके कार्ड से जो उसका स्टूडेंट का ID कार्ड है और उसके बुक से एंट्री हो जाती है कि भाई ये स्टूडेंट ये वाली बुक ले गया है। तो ठीक है, तो अपने आप चेक इन चेकआउट हो जाता है, तो इससे अपन उसका टाइम बचा सकते हैं। तो फोर्थ लॉ फोकस करता है मेन तो टाइम बचाना है कैसे भी करके। कैटलॉगिंग प्रॉपर हो कि भाई ऐसे ही कैटलॉग नहीं बनाना है। कैटलॉग क्या होता है, लिस्ट ऑफ बुक्स होता है, लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल होता है, एक लिस्ट होती है जिस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू मतलब अलग अलग ये ऑथर के हिसाब से अलग अलग टाइप के कैटलॉग भी होते हैं। तो वैसे ही प्रॉपर कैटलॉगिंग करनी है अच्छे से कि बुक जो रीडर ढूंढने आता है उसको मिल जाए। और ऑटोमेटेड सर्विसेज, ऑटोमेटेड सर्विस कैसे होगी, RFID जैसे, तो उससे क्या होगा, टाइम को रिड्यूस, वेस्टिंग नहीं करनी है टाइम की, है ना, वो बचाना टाइम। फिर चलते हैं फिफ्थ लॉ पे, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। भाई लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, उसको बढ़ाते रहना है, हमेशा अपडेट करते रहना है। लाइब्रेरी मस्ट अडेप्ट टू दी ग्रोथ इन द बुक्स, कि भाई रीडर, बुक्स में ग्रोथ, रीडर में ग्रोथ और टेक्नोलॉजी, मतलब हर तरीके से लाइब्रेरी ग्रोथ करनी चाहिए कि भाई वो रुक नहीं जाए कि भाई बुक ही नहीं आ रही है, नहीं रुक गई है, नए रीडर नहीं आ रहे या टेक्नोलॉजी से इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे अपन। इट इम्प्लाइज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, फिजिकल स्पेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या आता है, प्लानिंग करनी होती है, इसमें प्लानिंग आती है कि भाई फ्यूचर के अपन, अभी मान लो 100 बच्चे या 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में आ रहे हैं, आने वाले टाइम में पता है कि भीड़ होगी या फिर ज़्यादा बच्चे आएंगे, तो 500 के लिए अपने को सेटिंग कैपेसिटी चाहिए। तो वो तो हो गया फिजिकल स्पेस को इम्प्रूव करना। दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, कि भाई अपने पास जो सर्वर है या वेबसाइट है, उसका अभी जो करंट जो सिनेरियो है वो है कि एक बार में 2000 कैंडिडेट ही सिर्फ अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं, पर आने वाले टाइम में वो संख्या बढ़ के 5000 भी होगी, है ना, ज़्यादा यूज़र ऑनलाइन भी इंगेज होंगे, डिजिटली भी होंगे। तो ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। दूसरा कि भी RFID यूज़ करना, लेटेस्ट कंप्यूटर यूज़ करना, है ना, बढ़िया चिपसेट यूज़ करना, सब कुछ, ये सारा सब कुछ आता है फोर्थ लॉ में। ये हिंदी में लिखा है नीचे, हिंदी में पढ़ना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन जो हिंदी में ही किया है, पर आप अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपके फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि टर्म्स होती है ना वो अलग अलग हो जाती है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में कुछ ही लिखा होता है, इंग्लिश में कुछ ही लिखा होता है ना, और इंग्लिश वाला ही माना जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट भी ऐसा है कि जो इंग्लिश में पढ़े तो उसकी आसानी रहती है। पाँचवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिसोर्स शेयरिंग। भाई रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरी, कि भाई अलग अलग कोई डिफरेंट फॉर्म बताओ रिसोर्स शेयरिंग के लाइब्रेरी में। तो पहले तो अपन चलते हैं रिसोर्स शेयरिंग होती क्या है। ये रहे, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग इज़ है कोलेबरेटिव एफर्ट वेयर लाइब्रेरी शेयर देयर मटेरियल सर्विस टू सेव कॉस्ट। कि भाई रिसोर्स शेयरिंग होती है कि आपस में दो लाइब्रेरी, तीन लाइब्रेरी मिलके या फिर एक लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरी मिलके मिनिमम वो रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। जैसे यूज़र है, मैंने कोई बुक मांगी, एक सेकंड, मैंने कोई लाइब्रेरी में जाके बुक मांगी, वो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है नहीं, पर ये ज़रूर पता है कि जो पास के डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो पास के लोकेशन पे लाइब्रेरी उसमें वो बुक अवेलेबल है। तो मेरे को क्या होगा कि जो बुक है ना वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, रिसोर्स शेयरिंग हो गया। सर्व्स टू सेव कॉस्ट, और दूसरा क्या होता है कि जो लाइब्रेरी होता है उसको बुक खरीदनी नहीं पड़ती, तो क्या कॉस्ट भी सेव होती है लाइब्रेरी की। फॉर्म्स इंक्लूडिंग इंटर लाइब्रेरी लोन। अब ऐसे पूछा था कि भाई डिफरेंट फॉर्म्स बताइए आप, कि अलग अलग टाइप्स के रिसोर्स शेयरिंग किस किस टाइप की होती है। तो एक तो जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, दूसरा आता है कोऑपरेटिव एक्विजिशन हो गया, चौथा होता है शेयर्ड
कैटलॉगिंग, जिसको अपन यूनियन कैटलॉग भी बोल सकते हैं, और लाइब्रेरी कंसोर्शिया, जो एग्जाम्पल इनफ्लिबनेट है। अब मैं एक एक समझा देता हूँ आपको। देखो, इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है? इंटर लाइब्रेरी लोन होता है कि आपस में लाइब्रेरी एक दूसरे से कोई भी चीज़ लोन पे ले लें, चाहे वो किताब हो, कोई अलग मटेरियल हो, कोई सीडी हो, कोई डिजिटल, कोई और कुछ रिसोर्स हो, कोई कंप्यूटर हो, कोई प्रिंटर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सारा हो गया इंटर लाइब्रेरी लोन। आपस में लाइब्रेरी लोन लेके और अपना काम करें। फिर हो गया कोऑपरेटिव एक्विजिशन। कोऑपरेटिव एक्विजिशन कैसे है कि अपन एक, कोई पब्लिशर है, उसने मान लो अभी कि एक बुक नई लॉन्च की है, ठीक है, कोई पब्लिकेशन हाउस है या फिर कोई वेंडर है जो बुकें बेचता है, उसने उसने कहा कि मेरे से 200 बुक लोगे तो उस पर इतना डिस्काउंट दूंगा आपको मैं, ऐसे ऐसे। फिर अपन ने पास वाली लाइब्रेरी से बात की कि भाई तेरे को किताब लेनी है क्या? वो बोला हाँ मेरे को भी लेनी है। अब आपने दोनों ने मिल के 200 400 ली, तो आपने डिस्काउंट ज़्यादा ले लिया उससे, कि भाई आपने ज़्यादा डिमांड कर दी है, कि उसने कहा कि 200 बुक पे इतना है, 400 पे इतना है, और ज़्यादा बुक लोगे तो उस पर इतना डिस्काउंट है, तो आपने मिल के बुक ले ली एक साथ। देखो, अपन कोई चीज़ है ना, अगर थोक में लेते हैं ना, वो सस्ती आती है, वही बात है। तो कोऑपरेटिव एक्विजिशन कर सकते हैं। चौथा, अपन शेयर्ड कैटलॉग, कि भाई एक जैसे स्कूल की लाइब्रेरी चल रही है ना, मान लो एक स्कूल है, उसकी लाइब्रेरी चल रही है। अब सिमिलर स्कूलों में, लगभग ऑल स्कूल, सभी स्कूलों में सिमिलर बुकें होती हैं। कुछ बुक ऊपर नीचे हो सकती हैं, बाकी सिमिलर होती हैं, तो उन सब लाइब्रेरी का एक यूनियन कैटलॉग बना दिया, और उसमें से जैसे ही नई बुक आती है, दूसरी लाइब्रेरी उसका कैटलॉग यूज़ कर सकती है। ठीक है, मतलब आपस में कैटलॉगिंग की भी शेयरिंग होती है, तो उसे बोलते हैं शेयर्ड कैटलॉग। चौथा है जिसे लाइब्रेरी कंसोर्शिया लिखा है। कंसोर्शिया क्या होता है कि वही एक नेटवर्क होता है, अलग अलग लाइब्रेरी, 5 या 10 लाइब्रेरी मिलके कोई एक नेटवर्क के अंदर काम करती है, उसे बोलते हैं लाइब्रेरी कंसोर्शिया। जिसका एग्जांपल इनफ्लिबनेट है ना। इनफ्लिबनेट का जो सेंटर है ना, उसका हेडक्वार्टर, या फिर जो बोलते हैं लोकेटेड कहाँ है इनफ्लिबनेट सेंटर, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दे दिया, कि इनफ्लिबनेट सेंटर कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन बतानी है आपको मेरे को। ठीक है, जो कमेंट करेगा उसका मैं कमेंट पिन करूँगा, और सही उत्तर देगा उसको कमेंट देखा जाएगा, उसका पिन कर दिया जाएगा कि भाई ये उत्तर एकदम करेक्ट है। तो कंसोर्शिया हो गया कि भाई मिल के 5 या 7 लाइब्रेरी लाइब्रेरी आपस में मिल के कोई काम कर रहे हैं, तो वो हो गया कंसोर्शिया। जैसे एग्जांपल कि मान लो न्यूज़पेपर आते हैं, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो 10 या 15 न्यूज़पेपर आ रहे हैं, अलग अलग लाइब्रेरी खरीद रही है, ठीक है, सबके महंगा पड़ रहा है। या न्यूज़पेपर ऑनलाइन अलग अलग लाइब्रेरी खरीद रही है, और ऑनलाइन डिजिटली रीडर को प्रोवाइड करवा रही है। इससे अच्छा जो एक कंसोर्शिया है ना, वो खुद न्यूज़पेपर खरीद लेता है 5 6 लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, मतलब खुद खरीद लेता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नीचे, तो उससे क्या होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी। तो ये अलग अलग टाइप के फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग हो गए आपके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट इन ब्रीफ। कि भाई एसेंशियल फीचर और कंपोनेंट डिस्कस करने हैं किसके, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के। चलो, चला जाए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पे। ये रहा, डिस्कस द फीचर कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। देखो, प्रोवाइड्स परमानेंट बेसिस हो, सॉरी, परमानेंट बेस फॉर लाइब्रेरीज, कि भी एक प्रोवाइड करता है परमानेंट बेस किसके लिए, लाइब्रेरी के लिए। लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, एक लीगल फ्रेमवर्क मिलता है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से। अब बताता हूँ मैं आपको लेजिस्लेशन होता क्या है। कि भाई एक लाइब्रेरी के लिए एक एक्ट बना देना, कि भाई ये लाइब्रेरी है, इसके लिए ये एक्ट है कि मैं ये इसका इतना बजे से इतना बजे इसका खुलने का टाइम है, इसका मिनिमम इतनी बुक होनी चाहिए, ये स्टाफ इतना क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसे करके कोई एक्ट बना देना, उसे बोलते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। फिर चलते हैं लीगल फ्रेमवर्क। एक तो इससे परमानेंट बेस मिल जाता है लाइब्रेरी को, कि भाई ये एक लीगली अप्रूव्ड चीज़ है, ठीक है, ये अंडर द कोर्ट आती है, अंडर द क्या बोलते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है, ऐसे। दूसरा होता है फाइनेंस। इसमें फाइनेंस की बात भी होती है, जिसमें लाइब्रेरी सेस होता है, टैक्स होता है, तो इंश्योर स्टेबल फंडिंग। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, स्टेट है जैसे गोवा है ना, उसमें है 0.5, 0.5 ऑन लिकर, ये वहाँ का लाइब्रेरी सेस है। पहले बात तो सेस क्या होता है, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है।
मतलब अगर किसी ने 100 रुपए के वहाँ पे लिकर खरीदी गोवा में, तो उसका जैसे वहाँ का मान लो लिकर टैक्स मान लो क्या है, 20% है। अजम्पशन मैंने एज्यूम कही है कि वहाँ का लिकर टैक्स है 20%। तो मतलब 100 पे 20 रुपए गए गवर्नमेंट के पास लिकर टैक्स के नाम पे। ठीक है, तो 20 रुपए किसके पास गए, गवर्नमेंट के पास। अब जो 20 का जो 0.5% है ना, 0.05%, वो जाएगा किसके पास, लाइब्रेरी के पास। ये होता है लाइब्रेरी सेश। ठीक है, तो 20 का 0.05 कितना हो गया, 20 का 1% कितना हुआ, 2 रुपये, और 20 का आधा, 2 का आधा 1। तो मतलब 100 में से कितना रुपया हो गया, 1 रुपया किसके पास गया, लाइब्रेरी के पास। ठीक है, उससे क्या हुई, परमानेंट फंडिंग होती रही कि भाई आपको पता है लिकर तो स्टेट में बिकनी ही बिकनी है, तो रेगुलर जो फंडिंग है ना लाइब्रेरी को, वो आती रही इससे। ठीक है, तो ये हो गया लाइब्रेरी से। चौथा है इसका पॉइंट, गवर्नेंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। देखो स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी, उसका एस्टेब्लिशमेंट भी होता है इससे, कि जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उससे भी एक अथॉरिटी बन जाती है जो कंट्रोल करती हैं चीज़ों को, है ना। सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, भी अलग अलग जो पब्लिक लाइब्रेरी हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। स्टैंडर्ड बनाना कि भाई मिनिमम ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारा आ जाता है किसमें, स्टैंडर्ड्स में आ जाता है। ये सारा हो गया इसमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के बारे में। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब पेशा। और डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन इन ब्रीफ, प्रोफेशन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। तो अपन चलते हैं, मेरा प्रोफेशन इज अ कॉलिंग दैट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड एकेडमिक ट्रेनिंग, characteristics including a body of specialized knowledge, professional associations like ILA, code of ethics, ठीक है, एंड कम्यूटेटिव टू पब्लिक सर्विस। अब देखता हूँ, बताता हूँ आपको सारी चीज़ क्या है। देखो प्रोफेशन किसको बोलते हैं अपन, कि एक स्पेशलाइज एकेडमिक जो ट्रेनिंग है ना, वो पहले तो कि भाई अपने पास BLIs या MLIs हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो अपने पास, जिससे अपन लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकें, उसके बारे में पहले समझ सकें। तो पहले तो एकेडमिक्स जो उसकी पढ़ाई है ना, वो होनी चाहिए। जो अपना पेशा है, प्रोफेशन है, उसके बारे में अपने को उनका ज्ञान होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या होता है कि भाई उसके जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, वो अपने को पता होना चाहिए। कि मतलब अपन एक पुलिस की मान लो जॉब है, वो करने जा रहे हैं, तो अपने को उसका कोड ऑफ एथिक्स पता होना चाहिए कि भाई किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, या सबका काम करना है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नहीं सबको बराबर बराबर तरह से आंकना है। चाहिए वो कोई गरीब हो, अमीर हो, या पॉलिटिशियन हो, या कोई कैसा भी हो, सबका मतलब इक्वल, सबको ना भावना से देखना है। तो ये हो गया कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखना है अपने को। एकेडमिक्स तो बेसिस होना ही चाहिए। दूसरा क्या है कि भाई पब्लिक सर्विस की तरफ क्या हो, कमिटेड हो। ठीक है, कौन, जो एक प्रोफेशन में काम कर रहा है बंदा। ठीक है, तो वो हो गया, सारी ये करेक्टरिस्टिक्स होगी किसके, प्रोफेशन की। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा, डिस्कस द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ALA। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की फंक्शंस और एक्टिविटीज़ बतानी है अपने को, अभी क्या उसके कार्य हैं, फंक्शन एक्टिविटीज़ हैं। ये रहा, ठीक है। ALA बना कब था, पहले तो ALA की फुल फॉर्म अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर ALA एस्टेब्लिश हुआ था 1876 के अंदर। ठीक है, 1876 के अंदर। ALA इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जो मेलविल डेविल ने बनाया था ना, तब 1976 में ही DDC का पहला एडिशन आया था। इट एक्टिव्स एक्टिव्स इंक्लूड एडवोकेसी फॉर द लाइब्रेरी फंडिंग। देखो ये किस किस के बारे में बात करता है, पहले ये देख लेते हैं एक्टिविटीज़ क्या है। लाइब्रेरी फंडिंग, सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, कि भी मिनिमम ये एजुकेशन तो लाइब्रेरियन की होनी चाहिए ना। उसके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए, किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, उस पर ध्यान देता है। प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, कि भाई जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होती है ना, वो प्रोवाइड करता है। होस्टिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंसेस,
कि भाई जो दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंसेज है ना, उनको होस्ट करता है। ये इसके कितने काम हो गए, 3-4 काम हो गए, जो आप अलग अलग पॉइंट बना के लिख देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। हिंदी में देखना है तो वो हिंदी में भी नीचे देख सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा आपका बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर से आप क्या समझते हैं, और ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ आईपीआर विद सूटेबल एग्जांपल। भाई अलग अलग टाइप के आईपीआर और उसके एग्जांपल भी आपको साथ साथ क्या करने हैं, बताने हैं। ये रहे आईपीआर। आईपीआर का फुल फॉर्म जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया। फिर आईपीआर क्या होता है, एक रेफर टू लीगल राइट होता है, एक क्या होता है, एक लीगल राइट गिवन टू क्रिएटर। किसको दिया जाता है, क्रिएटर को, बनाने वाले को। किसको, ओरिजिनल वर्क को। किसी ओरिजिनल वर्क को बनाने वाला क्रिएटर है, उसको दिया जाता है लीगल राइट। जैसे मेरे पास इस वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इसका लीगल राइट है मेरे पास कि ये मेरी वीडियो कोई कॉपी करके नहीं डाल सकता, अगर डालेगा तो कॉपीराइट जाएगी, उसका चैनल बंद हो जाएगा। तो ये हो गया लीगल राइट। तो ये मेरे पास क्या है, कॉपीराइट है। कॉपीराइट किसके लिए होता है, बुक्स के लिए, मूवीज़ के लिए, फिल्म्स के लिए। ये टाइप है आईपीआर के अलग अलग। ठीक है। और जैसे पेटेंट क्या होता है कि न्यू कोई इन्वेंशन किया किसी साइंटिस्ट ने, उसने मेहनत लगाई, इन्वेंशन किया, और किसी दूसरे ने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो नहीं होगा, उसके लिए वो पेटेंट करवाएगा और कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। तीसरा जैसे ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क क्या हो गया कि जो ब्रांड का लोगो है या कोई नेम है, उसका ट्रेडमार्क करा लेना कि वैसा नेम या लोगो यूज़ ना कर सके। जैसे मान लो उम, जैसे ये ऑडी का लोगो होता है, तो ये एक ट्रेडमार्क हो गया, जो इसको कोई कॉपी करके मैं कल कंपनी नहीं खोल सकता कि भी इस नाम से मैंने कंपनी खोल ली और कोई नाम दे दिया, यही लोगो उठा के मैंने पेस्ट कर दिया, वो नहीं कर सकता। फिर है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कि विजुअल जो डिज़ाइन ऑफ ए ऑब्जेक्ट है ना, उसका भी क्या होता है, आईपीआर होता है। मतलब किसी ने कोई बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाया, जैसे मान लो बुर्ज खलीफा किसी ने बनाई है ना, तो उसका जो ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन है ना पूरा, वो कोई कॉपी करके सेम की सेम दोबारा बिल्डिंग नहीं बना सकता। ठीक है। तो ये किस में आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब दिमागी उपज है ना, उसके ऊपर कुछ लीगल अधिकार देना अपने को कि कोई दूसरा कॉपी ना कर सके। समझ गए, ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ सेक्शन सी पे। सी सेक्शन स्टार्ट हो गया अपना, जिसमें क्वेश्चन नंबर आता है 10। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी विद सूटेबल एग्जांपल। भाई अलग अलग टाइप की लाइब्रेरी, कौन कौन से टाइप की लाइब्रेरी होती हैं और उनके एग्जांपल देने। तो लाइब्रेरी मेनली चार पांच, 3-4 टाइप की होती हैं। उनमें से देखो, एक तो होती है नेशनल लाइब्रेरी की, जो पूरे नेशन के प्रिजर्व करती है, नेशन के नॉलेज में। जैसे कोई पुराने डॉक्यूमेंट है, पहली स्पीच है, या कोई मान लो अपना संविधान है, कोई अलग बढ़िया डॉक्यूमेंट है, हैंड रिटन पहला संविधान है अपना, वो सारी चीज़ें होगी, वो प्रिजर्व करती है कौन, नेशनल लाइब्रेरी, जो कि कहाँ है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में अपनी। तो एक नेशनल लाइब्रेरी होगी। मेन तो नीचे वाली देखो, एक तो होगी पब्लिक लाइब्रेरी। कि पब्लिक लाइब्रेरी होती है ओपन टू ऑल सिटीजन, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक एग्जांपल दी है कि भाई पब्लिक लाइब्रेरी सबके लिए ओपन होती है, कोई भी सिटीजन है कभी भी जाके कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है। दूसरा होता है एकेडमिक लाइब्रेरी, सपोर्ट एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। भाई जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके अंदर होती है एकेडमिक लाइब्रेरी, जो अपने पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, उसको सपोर्ट करते हुए अलग अलग बुकें और मटेरियल प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट को। फिर एक होती है स्पेशल लाइब्रेरी, जो फोकस करती है स्पेसिफिक फील्ड पे, जैसे इसरो की लाइब्रेरी होगी। ठीक है, जैसे स्पेस साइंस के अंदर इसरो की लाइब्रेरी होगी। समझ गए। तो स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में अपन ने पहले ही बात किया था, जो स्पेसिफिक फील्ड पे होती है और स्पेशल लोगों के लिए होती है। जैसे इसरो है तो वहाँ पे साइंटिस्ट के लिए अलग अलग टाइप की लाइब्रेरी होगी, वो होगी स्पेशल लाइब्रेरी। ये होगी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी और उनके कुछ एग्जांपल जो ब्रैकेट में लिखे हुए थे। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप ड्राइव से डाउनलोड कर पाएंगे। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं। मेक अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ वेरियस लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट इन इंडिया। क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बनानी है अपने को लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की। अब पहले समझते हैं लाइब्रेरी
लेजिस्लेशन एक्ट होता क्या है? ये एक गवर्नमेंट के द्वारा, एक स्टेट के द्वारा एक्ट बनाया जाता है, जो कि एक लीगल फाउंडेशन होती है। किसकी? सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी को सिस्टमेटिकली डेवलप करने के लिए एक लीगल बाउंड्री होती है, एक फ्रेमवर्क होता है, उसका कानून होता है एक। ठीक है? जैसे संविधान में अलग अलग राइट मिले होते हैं ना, उसी प्रकार से। अब चलते अपन कुछ जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ना, उनके ऊपर। मैंने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आपको पहले भी समझाया था और दोबारा कर दिया रिपीट। अब चलते हैं कुछ जो क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है ना, वो बनानी। देखो, सबसे पहला कौन सा है? मद्रास। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1948 में, तो ये याद रखना है। दूसरा है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो आया था 1960 में, ये भी याद रखना है। तीसरा है कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो आया था 1965 में, ये भी याद रखना है। चौथा आया था महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो आया था 1967 में, ये भी याद रखना है। पांचवा आया था वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो आया था 1979 में, ये भी याद रखना है। मतलब मेन मेन पांच तो आपको याद रखना ही है। अगर क्रोनोलॉजिकल लिस्ट बोल दे तो कम से कम पांच तो लिख के आओ, है ना। उसके बाद जैसे मणिपुर का 88 में आया, हरियाणा का 89 और केरला का 89। जैसे हरियाणा और केरला दोनों के सेम सेम ईयर है, तो याद रह जाएगा 89 और 89 में। फिर मिजोरम का है 93, गोवा का 1993। तो मिजोरम और गोवा का भी दोनों का सेम है। गुजरात का 2001, उड़ीसा का भी 2001। ठीक है। फिर उत्तराखंड का 2005 और राजस्थान का 2003। एक तो राजस्थान वाला रिपीट हो जाएगा, तो ये याद रखना राजस्थान वाला। फिर उत्तर प्रदेश का 2006, लक्षद्वीप का 2007, बिहार का 2008, छत्तीसगढ़ का 2009, अरुणाचल प्रदेश का 2009। तो ये लास्ट की एक दो, राजस्थान का एक और गोवा का एक दो, ऐसे करके आप मेन मेन 8-10 जितने भी याद हो उतने याद कर लेना। ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 हो गया, सॉरी 12 पे चलते हैं। थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ इफ्ला ऑन द बेटरमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। कि भाई प्रकाश डालिए कि भाई इफ्ला का जो लाइब्रेरी सर्विस के लिए क्या बेटरमेंट वो कर रही है, उसमें इफ्ला का क्या रोल है। पहली बात तो इफ्ला कब बना था? ये एक तो पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म, आप मैंने आपको 3 क्वेश्चन पहले दे चुका हूँ मैं। चौथा और दूँगा, देता हूँ आपको क्वेश्चन कि भाई इफ्ला का फुल फॉर्म क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, इफ्ला नहीं है, इफ्लाई है। ठीक है। तो ये आपको देना है कमेंट बॉक्स में उत्तर। ये बना कब था? 1927 में। इट इज़ अ ग्लोबल वॉइस फॉर लाइब्रेरी। एक ग्लोबल वॉइस है किसके लिए? लाइब्रेरी प्रोफेशन के लिए एक भी आवाज़ है ग्लोबल। इट सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक ISPD, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये भी ये इसके लिए स्टैंडर्ड बनाता है। मतलब ये एक ना दुनिया की एक मान लो, ऐसे मान लो कि ग्लोबल वॉइस है एक तो। दूसरा ही कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाता है, अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल करता है कि भाई मिनिमम ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। या फिर जैसे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए ISBD बनाता है। तो एक तो हो गया ये। दूसरा, प्रमोट द पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है ना, उसको प्रमोट करता है। मैनिफेस्टो मतलब कि आप कोई काम करने जा रहे हो, उससे पहले आप मैनिफेस्टो बनाते हो। जैसे कि कोई अभी गवर्नमेंट है, कोई चुनाव होने वाले हैं, तो अलग अलग जो जैसे कांग्रेस या बीजेपी या फिर कोई और जो गवर्नमेंट है ना, वो मैनिफेस्टो बनाती है अलग अलग कि भाई हम अगले 5 सालों में ये करेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, ये करने का हम सोच रहे हैं। समझे? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी के मैनिफेस्टो बना दिए, अगले 5 साल में 4 साल में आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे। विद यूनेस्को, यूनेस्को के साथ मिलके भी बनाती है। वर्क्स ऑन यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, कि भाई जो पब्लिकेशन है ना, उनकी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी हो, उस पर भी ये फोकस करती है। तो ये हो गया उसका रोल ऑफ बेटरमेंट इन लाइब्रेरी सर्विस ऑफ इफ्ला। ठीक है। अब चलते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी का जो लास्ट क्वेश्चन है ये रहा। डिस्कस द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। भी कॉलेज लाइब्रेरी के पर्पज और फंक्शन बताने हैं। ठीक है। ये जैसे 4 क्वेश्चन है सी सेक्शन में, उनमें से 2 ही करने हैं अपने को। जो आपको आसान दिखे ना, वो 2 कर लेना। ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी बतानी है 10वें क्वेश्चन में, तो ये इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। जैसे मान लो ये वाला आ गया 13 नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, तो ये कर लेना। मतलब कोई भी 2 इजी क्वेश्चन देख के अच्छे से कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ,
आप जो आपको अच्छे लगे वो कर लेना, जितने लिमिट या जितना दे रखा है उसके अनुसार। द पर्पज़ टू सपोर्ट द करिकुलम। देखो कॉलेज लाइब्रेरी का पहला पर्पज़ क्या होता है? करिकुलम को सपोर्ट करना, कि भाई जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना उसको सपोर्ट करना, उसके साथ में उसके एडिशनल चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करना। फंक्शन इंक्लूडिंग कलेक्शन डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक जर्नल प्रोवाइडिंग रेफरेंस सर्विसेज, कि भाई बच्चों को कोई अगर किताबी या कुछ जो उन्हें करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा रेफरेंस चाहिए, वो प्रोवाइड करना। असिस्टिंग स्टूडेंट इन रिसर्च, भाई अगर कोई बच्चा रिसर्च कर रहा है किसी फील्ड में तो उसको भी असिस्ट करना, है ना, उसको हेल्प करना। एंड ऑफरिंग रीडिंग रूम फैसिलिटीज़, कि वो बच्चों के लिए पढ़ने की जगह प्रोवाइड करना, उनको रिसर्च में असिस्ट करना, रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करना, अलग अलग टाइप के बुक्स मटेरियल्स और शॉर्ट रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेफरेंस सर्विस ये प्रोवाइड करना। करिकुलम को सपोर्ट करना, उनका बेटर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग मटेरियल उन्हें प्रोवाइड करना, ये होता है कॉलेज लाइब्रेरी का पर्पस। ठीक है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम डिटेल्स और फैक्ट पेपर। ठीक है। तो मैंने ये कुछ अलग से सेक्शन रखा है जिसमें आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स एंड डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगे और इनसे रिलेवेंट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो लाइब्रेरियंस डे। ठीक है, लाइब्रेरियन डे कब बनाया जाता है? 12 अगस्त को, ऑन द बर्थडे ऑफ एस आर रंगनाथन। भाई 12 अगस्त को एस आर रंगनाथन का जन्मदिन है, उस दिन लाइब्रेरियन डे बनाया जाता है। ठीक है। आप मेरे को बताना 9 अगस्त को, जैसे 12 अगस्त को उनका क्या है डॉक्यूमेंट वाला डेट ऑफ बर्थ है, एक 9 अगस्त और है, 9th of August, उसको क्या होता है वो भी बताना मेरे को, वो उनका रियल बर्थडे है, उस दिन क्या होता है वो आप कमेंट करके बताना। तो ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। फिर चलते हैं आगे। फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। पहला लाइब्रेरी एक्ट इंडिया में कौन सा? मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, ये तो आपको याद हो गया होगा अभी तक। फिर चलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, फर्स्ट इशूड बाय यूनेस्को इन 1949, कि पहला पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किसने दिया? यूनेस्को ने दिया। और कब दिया? 1949 में दिया। ये बात भी इम्पोर्टेंट है। रिवाइज कब हुआ? वो 1994 में। फिर चलते हैं कुछ की पॉइंट्स टू रिमेंबर, जैसे इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। RRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो कि 1972 में बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी, ये पब्लिक लाइब्रेरी काम करता है और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। और 5 लॉ कौन कौन से हैं? जैसे पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज़, दूसरा लॉ है एवरी रीडर हिज और हर बुक, तीसरा एवरी बुक इट्स रीडर, चौथा है सेव द टाइम ऑफ रीडर, और पांचवा लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये चौथा और पांचवा थोड़ा गलत लिखे हैं, बाकी मैंने आपको बोल के सही बता दिए। ठीक है। तो ये आपका जो पेपर है ना, इसका सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। ठीक है। और जो ये वाली आपको PDF है ना, ये पूरी नोट्स के साथ, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में कहीं भी जाके देख लेना, ये सेम PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है। आज अपन ने सॉल्यूशन किया जून 2024 BLI 01 लाइब्रेरियन सोसाइटी के पेपर का। ठीक है। और आप जैसे अभी जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना, आगे फ्यूचर के अंदर जो BLI 02 है, 03 है, 04 है, या फिर और अलग अलग जो रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, है ना, कोई KVS का, NVS का, या फिर कोई लाइब्रेरी से रिलेटेड एग्ज़ाम या और कोई भी एग्ज़ाम, है ना, उसके जो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन लाने की। ठीक है। कई बार किसी कारणवश डिले भी हो जाता है, पर अभी हमने ये एक नया चैनल बनाया है जिसके माध्यम से हमारा फोकस रहेगा सिर्फ PYQ पे ध्यान देना। जितने भी PYQ हैं या पेपर हो रहे हैं लेटेस्ट, उनके पैटर्न्स को एनालाइज करना और उनके पैटर्न से जो रिलेवेंट जो क्वेश्चन आते हैं उन पे ध्यान देना। ठीक है। तो आप इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है। और बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले किसी पेपर सॉल्यूशन पे। जय हिंद।